हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा ओम का नियम हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको कराया। वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, वैद्युत चालकता, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई। साथ में ओम का नियम भी आपको बताता है। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ ओम के नियम से आगे की बात, यानी कि अनुगमन और अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये तो सबसे पहले हम ओम का ही नियम जान लेते हैं। हालांकि ये पिछली वाली वीडियो में बताया था, फिर से मैं बता दूं। ये देखिएगा, सीधे सीधे मोटा मोटा बताऊंगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल है आदि ना बदलें, तो किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इस चालक पर जितना ज्यादा हम बैटरी लगाएंगे, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, उसमें धारा उतनी ही ज्यादा बहेगी। तो ये जो धारा है वोल्टेज पर निर्भर करती है, बात खत्म। तो किसी भी चालक में जो बहेगी, जो धारा बहेगी, तो ये क्या किस बात पर निर्भर करेगी कि इस पर हम कितना वोल्टेज लगा रहे हैं। ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो किसी चालक में ज्यादा धारा बहेगी, कम वोल्टेज लगाएंगे तो कम धारा बहेगी, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा। तो ये मैथमेटिकली V समानुपाती I लिखते हैं, इस चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर, और एक R एक नियतांक आता है। ये R एक नियतांक होता है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर V अपॉन I बोल दिया जाता है। तो यहीं से हम ओम के नियम को एक नए रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यानी कि V अपॉन आई बराबर R। तो कुल मिलाकर बात मेरे को बस यही चीज सिखानी थी आपको। देखिएगा कि ओम का नियम बेसिकली क्या है। बेसिकली देखिएगा कि मोटा मोटी ओम का नियम हमको क्या बतलाता है। ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी चालक, यानी कि ये मेरे पास कोई भी चालक है इस तरह से, और इसको मैं बैटरी से जोड़ दूं। ये मैंने जोड़ दिया बैटरी से, इस तरीके से मैं बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी। इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इधर की ओर चलने लगेंगे और धारा आपके ऐसे चलने लगेगी। तो मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है। तो ये ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक के सिरों पर जितना वोल्टेज लगाते हैं और उसमें जितनी धारा बहती है, उसका अनुपात सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। नियत, इसी नियतांक को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि V अपॉन आई बराबर नियतांक, यही चीज आपको सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति। यानी कि अनुगमन वेग के आधार पर हम V अनुगमन वेग के आधार से, यानी कि अनुगमन वेग के हम फॉर्मूले को लेकर चलेंगे और V अपॉन आई बराबर R, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या बना दिया, वही चीज बना दी है जो पहले बताई थी। ये यहां पर ये क्या है, ये मैंने मान लिया एक चालक तार है। ये चालक तार है कोई भी धातु का। इसकी लंबाई है L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि ये कितना मोटा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसका A है। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। बात समझ गए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ये इसकी तार की क्या है, ये है आपकी लंबाई। ओके, चलिएगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये V वोल्ट की बैटरी स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रही है, आई धारा बहने लग गई। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो है आपका, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब जैसे ही हमने इस चालक पर धारा लगाई, यानी कि इस पर बैटरी का वोल्टेज विभव स्थापित किया, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए। और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो उसमें क्या होने लगी, धारा बहने लगी। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन तब हमने बताई थी, यहां पे देखो यही चीज लिख दी है मैंने। क्या लिख दिया है कि माना किसी चालक की लंबाई L, ठीक है, तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। जब चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग। आप यहां पे समझ लीजिएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अनुगमन वेग का मतलब है
v और सरफिक्स में d, अनुगमन वेग यानी vd से गति करने लगते हैं और उसमें धारा I बहने लगती है, तब धारा तथा, यहां पे लिखेंगे तब, क्या जानते हैं आप, धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से। ये चीज तो आपको पता ही है कि हम धारा और अनुगमन वेग के संबंध से, ये थोड़ा सा रेड कर दे रहा हूं मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये आ गया, तब धारा और अनुगमन वेग के संबंध से। तो क्या आया था, आई बराबर फॉर्मूला क्या आया था धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ए एन ई वी डी, समीकरण 1। यही चीज आई थी एक बार, मैं आपको मोटा मोटी ऊपर दिखा दे रहा हूं, ये देखिएगा। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही चीज कराई थी, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूं। अभी देखिएगा, इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या किया था, ये तो अनुप्रस्थ, ये देखिए इससे ऊपर वाले में कराया था। ये देखिए ये रहा, आई बराबर ए एन ई वी डी, यही है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी था हमने, ये जो है यहाँ पर, यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है। क्या है ये संबंध, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको डार्क मोड कर दे रहा हूं इसका, यानी कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये देखिए, ये था आई बराबर ए एन ई वी डी, ठीक है। यहां पर मैंने ये चीज लिख के भी आपको बताई थी, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई थी। ये देखिएगा, ए एन ई वी डी बताया था। तो वीडी क्या है, अनुगमन वेग है, एन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। अब आगे चलते हैं, अब सीधे सीधे यहां से आगे की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ ये देखिए यहाँ पर आ गए, ओके। ये समीकरण 1 मान लिया मैंने। अब हमको बताया तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि भैया यहां पर इसमें इस तार में क्या है, जब इसमें धारा बहने लगी तो भैया हर बिंदु पर यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, तो यहां पर हम निकालेंगे ई बराबर, एक फॉर्मूला होता है V अपॉन एल। जब तार एल लंबाई का तार है, उस पर V वोल्ट का विभवांतर लगा देते हैं, तो उसके तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर V अपॉन एल होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पे आ गया, इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। ये जो तार में क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र ही तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो ये जो वैद्युत बल है, क्या हो जाएगा, देखिएगा, वैद्युत बल बराबर, आप जानते हो E बराबर एक फॉर्मूला होता था, F बराबर F अपॉन क्यू। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बात चल रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्मॉल ई। चलिए, तो ये इस तरीके से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। क्यों, क्योंकि देखिए सूत्र ये है, कौन से सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू। लेकिन प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, यहां से हम यदि बात करें, इसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। और यहां पर बात चल रही है प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना वैद्युत बल लगेगा। तो यहां पर हमने इस आवेश की जगह पर, इस आवेश की जगह पर मैंने क्या लिया है, इस आवेश की जगह पर मैंने वैद्युत, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन लिया है, ओके। चलिएगा, अब मैंने मान लिया, माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तब ये वैद्युत बल कितना हो जाएगा, और यहां पे लिख देंगे, और इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गति के दौरान, गति के दौरान इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, गति के दौरान उसका त्वरण, गति के दौरान त्वरण ए हो तब, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का गति के दौरान त्वरण ए है, तब तब जो बल है, बल F बराबर एम ए हो जाएगा, क्योंकि ये ए तो त्वरण हो गया और एम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ओके। तो ये देखिएगा, ये भी बल है, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मैं F बराबर एम ए रख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों के दोनों बल हैं। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा,
एम ए बराबर ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। तो यहां से यदि मैं ए की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई बट्टे एम हो जाएगा। और यहां से देखिए, चलिए इस लाइन को पहले ये देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा पहले ई की वैल्यू रख लो। यहां से ई का मान देखिए, ई का मान कहां है, ऊपर से ई का मान रखेंगे हम, देखिएगा ऊपर से ये ई बराबर वी अपॉन एल है, तो यहीं से रख दे रहा हूं। तो एम ए बराबर ई इंटू इस ई का मान वी अपॉन एल था, तो ये देखिएगा यहां पर, तो यदि मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ई वी अपॉन एल, इस तरीके से आ जाएगा। इस एम को अभी यहीं पर रहने दो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ई वी अपॉन एम इंटू एल। इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। बात समझ में आ गई? यहां पे देख लीजिएगा, ये है यहां पर ई की वैल्यू, ये देखिएगा यहां से ये है ई की वैल्यू, ई बराबर वी अपॉन एल, ठीक है। तो यहां पर हमने इस ई की जगह पर वी अपॉन एल रख दिया, तो इस ई की मल्टीप्लाई यहां पर होगी ई वी अपॉन एल, ये वाला एम नीचे चला जाएगा, तो ए बराबर ई वी अपॉन एम एल हो गया। इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया। ओके, चलिएगा अब यहां से आगे देखिए, इंपोर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है, क्या है कि यदि मैंने मान लिया कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, माना कि भाई चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या बताया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर क्या करते हैं, धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं। इससे पुराने वाला वीडियो देखोगे, मैंने पूरा विस्तृत जानकारी पूरा खोल के समझाया है, ठीक है, लगातार टकराते रहते हैं। माना यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय टॉ है, टॉ भैया, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा जो औसत समय होता है उसको हम श्रांति काल कहते हैं, जिसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैंने मान लिया कि लगातार, हमको ये चीज पता है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में लगातार टकराते रहते हैं धन आयनों से। धातु के अंदर धन आयन भी होते हैं जिनसे लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं। टकराने के दौरान इनका वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। मैंने मान लिया कि दो क्रमागत टक्करों के बीच इनका जो औसत समय अंतराल है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल कहते हैं। उस श्रांति काल को मैंने किससे, यहां पर मैंने उस श्रांति काल को किससे प्रदर्शित किया है, टॉ से प्रदर्शित किया है। तब तब किन्हीं किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में ए यानी कि ए इंटू टॉ की वृद्धि होगी। ए टॉ की वृद्धि क्यों हो रही है, इसका कारण भी समझ लो। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय, यही होता है नहीं होता, समय अंतराल। तो यहीं से ये फॉर्मूला वेग परिवर्तन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा समझो। वेग परिवर्तन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण इनटू समय, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिएगा, तो अब वेग हमने क्या बताया है कि लगातार जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं तो उनका वेग बदल जाता है। अब वेग में कितना परिवर्तन होगा वो हम नॉर्मली, मैंने एक ही भाषा में लिख दिया है कि ए टॉ की वृद्धि होगी। ए टॉ की वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि उसमें त्वरण भी होगा और उसमें टक्करों के बीच में जो समय लग रहा है औसत समय, उसको मैंने श्रांति काल बोला है। तो ए इंटू टॉ की वृद्धि होगी, ठीक है। अब ये चीज भी आप भूल जाते हो तो आप इतना छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको और समझाता हूं, आप फिर से सीखिएगा। मैं आपको और देखिए नई तरह से मैं सिखाने का प्रयास यहां से करता हूं। मैं आपको देखिएगा, ऐसे समझिएगा कि माना हमारे पास अभी ऐसा समझिएगा कि चालक में भी वैद्युत क्षेत्र है नहीं, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये चालक है, यानी कि ये चालक तार है। अब चालक तार में क्या होता है देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ये चालक है, ओके। अब चालक में क्या चीज मिलेगी भैया, चालक के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चालक के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई इधर गति कर रहा है, ये अभी इस पर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र यहां पर नहीं है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कि ऐसे समझो, चार पांच लौंडे भरी जवानी में हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके माँ बाप आते नहीं देखने के लिए, भरपूर पैसा है, भरपूर एनर्जी है, तो वो क्या करेंगे,
आवारागर्दी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे टहलेंगे, ठीक है, यही काम करते हैं। घर कभी लेट आ रहे, कभी आ ही नहीं रहे, बाहर ही चल रही है पार्टी सार्टी, है ना। तो ऐसे ही यहां पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक इन पर सिरों पर विभवांतर नहीं लगाते हैं तो ये अपने आप में मुक्त गति करते रहते हैं और लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं। तो इस समय जो इनका जो वेग होता है, इस समय वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका वेग होता है, उसको हम बोलते हैं तापीय वेग या ऊष्मीय वेग, क्योंकि ये इनके ताप के कारण होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, चलिए। तो ये ताप के कारण इनमें वेग होता है। अब यही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं कि माना हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, ये वैज नहीं है भैया, वैज नहीं है, ये वेग है, ऊष्मीय वेग। तो ये देखिएगा, यहां से मैं ये कॉमन कर ले, कॉपी कर ले रहा हूं, कॉपी। और यहां पर मैंने क्या करा, ये आ गया। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग। हमने मान लिया कि भैया पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैंने यहां पे क्या कर दिया कि U1 U2 U3 ऐसे ही हमें n इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारे पास जो तार है, तार के अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1, दूसरे का U2, तीसरे का U3, इस तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन का मैंने अलग अलग वेग मान लिया, चाहे बराबर हो, हमें कुछ नहीं पता, हमने भैया U1 U2 U3 मान लिया। ओके। अब टक्करों के बाद की कंडीशन क्या है कि टक्करों के बाद उसका वेग क्या हो गया, बदल गया। टक्करों के बाद उसके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। वो परिवर्तन कितना आएगा, जब ये टक्कर के बाद में क्या होता है, वेग परिवर्तित हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा हमें नहीं पता। तो पहला वेग यानी कि पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग U1 था, तो U1 से बढ़कर क्या हो गया, A इंटू टॉवन जोड़ दिया, क्योंकि पहली टक्कर के दौरान जितना समय लगा उसको टी टॉवन माना। और भैया इनका त्वरण तो ए ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमने इन पर क्या करा है, यहां पर हमने जैसे ही मैंने यहां पर एक बैटरी से इस तरीके से जोड़ दूंगा इसको, तो क्या होगा, इस पर एक बल लगेगा जो इसके त्वरण को, यानी इसके वेग में त्वरण उत्पन्न कर देगा। तो इसलिए त्वरण सभी के लिए एक बराबर रहेगा, क्योंकि सभी पर हमने बैटरी एक ही आरोपित की है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरे का U2 प्लस ए टॉटू हो जाएगा। ऐसे ही सभी सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, हमने ये मान लिया बढ़ गया। ठीक है, चलिएगा। अब हम प्लस दिखा रहे हैं, बाकी घटेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान के चलने बढ़ा। ओके, चलिएगा। चूंकि चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो औसत वेग है, यानी इस समय ये जो गति करेंगे, जब बैटरी से जोड़ देंगे और बैटरी से जोड़ने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसी को तो हम अनुगमन वेग कहते हैं, परिभाषा बताई थी अनुगमन वेग की। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसलिए अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत अनुगमन वेग हम ये निकालेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत अनुगमन वेग निकालेंगे। तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, Vd बराबर अनुगमन वेग निकाल देंगे सीधे सीधे, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। ठीक है, सीधे सीधे आप ऐसा करिए, तब अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, यहां पर इसको पहले तो इसको रब करते हैं तब आपको। ठीक है, ये काट दिया हमने। ओके, और यहां पर इसको ये हो गया। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। ठीक, अब हम यहां पर निकालेंगे अनुगमन वेग, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा। अब आपको पता है हमने क्या बोला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसका औसत कैसे निकलेगा भाई, वेग बढ़कर इतना हुआ था, पहले का इतना, दूसरे का इतना, तो इसी का मैं औसत वेग निकालूंगा। तो देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, तो n का भाग कर दूंगा ऊपर जितना भी वेग है, यानी कि पहले का वेग a टॉ1, दूसरे का वेग U2 प्लस a टॉ2, ऐसे ही तीसरे का रहेगा
ऐसे ही आगे तक जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट में यू एन प्लस ए टॉ एन। मतलब ये देखिएगा, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, ये देखिएगा, ये ले लो, यहां पर ये पहले का मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, यानी कि ये पहले का वेग, ये दूसरे का, ये तीसरे पार्टिकल का वेग, ऐसे ही एन पार्टिकल्स का हमने वेग ले लिया, ठीक है। और इसका हमने क्या कर दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग ले लिया और एन का मैंने भाग कर दिया, तो ये औसत निकल जाएगा। ओके, अब यही मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा, औसत वेग, तो इसी को हम अनुगमन वेग बोलेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस वीडी को, ठीक है, हम इस एन को अलग, पहले देखिए U1 U2, ऐसे ही आगे देखिएगा, मैं इसको अलग अलग दो भागों में तोड़ ले रहा हूं कि U1 प्लस U2 प्लस डैट डैट डैट, ये मैंने UN अलग ले लिया, फिर ऐसे ही प्लस, अब ये ए टॉ1 ए टॉ2 प्लस ऐसे डैट 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 डैट, आगे प्लस ए टॉ एन, ये मैंने अलग ले लिया, नीचे एन है। ऐसे ही वी डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा, अपना U1 प्लस U2 प्लस ऐसे डैट डैट डैट, ये UN, इसको मैंने एक ब्रैकेट माना, फिर प्लस, इसमें से मैं एक कॉमन ले लूंगा ए को, तो टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस डैट 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 डैट, कितना हो जाएगा, टॉ एन हो जाएगा, अपॉन अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, एन चल रहा है। ऐसे भिन्न की तरह इसको हम अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, वी डी बराबर कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस डैट डैट डैट, आगे मैं इसको UN मान लूंगा, अपॉन इसके नीचे एन, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में अलग निकाल दिया, फिर प्लस ये ए बाहर है, इसको टॉ1 टॉ2 प्लस डैट 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 डैट, फिर आगे ये टॉ एन हो जाएगा, अपॉन ये वाला एन यहां पर आ जाएगा। अब अपने आप में ये देखिएगा, ये टॉ1 U1 प्लस U2 प्लस U3 UN बटे एन, ये टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस ये अपने आप में ये क्या है, टॉ1 क्या था, पहली टक्कर में लगा समय, ये दूसरी टक्कर में समय, तो ये टक्करों के औसत समय अंतराल को हम क्रांति काल कहते हैं, तो ये तो टॉ हो जाएगा। और U1 प्लस U2 ये क्या है, ऊष्मीय वेग का औसत मान, तो हम जानते हैं, यहां पे देखिए लिख देंगे, यहां पे लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, देखिएगा भाई, आप जानते हो औसत ऊष्मीय वेग को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ये देखिएगा, पहले का औसत वेग यानी ऊष्मीय वेग, ये तो इन सभी के ऊष्मीय वेग का औसत मान निकालेंगे, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैट 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 ऐसे करके एन, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जो होता है उसका औसत मान निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। तो जैसे हमने यहां पर क्या माना था, ये देखिएगा, ये औसत मान यानी ऊष्मीय वेग कितना था, U1 प्लस U2 प्लस U3 UN, तो इन सभी को जोड़कर n का भाग कर देंगे तो ये ऊष्मीय वेग का औसत मान हो जाएगा, और औसत मान शून्य होता है तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बीच औसत समय को हम क्या कहते हैं, क्रांति काल कहते हैं, इसलिए इसलिए ये कितना हो जाएगा, इसको भी काट दो, इसलिए ये श्रांति काल का औसत मान देखिएगा, ये है श्रांति काल का औसत मान, टॉ1 टॉ2 टॉ3 ऐसे करके ये एन हो जाएगा, तो ये श्रांति काल का यानी कि टक्करों के बीच लगे समय का औसत मान हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, टॉ बोलूंगा, यानी श्रांति काल बोलूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाली समीकरण में ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी, ये टोटल देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाली पूरी चीज आपकी जीरो हो जाएगी, और ये वाली पूरी चीज आपकी टॉ हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी टॉ हो गई और ये वाली चीज आपकी जीरो हो जाएगी। तो कुल मिलाकर वीडी फिर कितना हो जाएगा, यहां पे देखेंगे हम, ये देखिएगा थोड़ा सा ये ड्रॉ, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पे ये देखिएगा, ये आपका कितना हो गया, ये तो आपका जीरो हो ही गया है। अब यहां से हम क्या करेंगे देखिएगा, तो ये वीडी बराबर कितना हो जाएगा, वीडी बराबर ये तो टोटल जीरो हो जाएगा, प्लस ए इंटू टॉ हो जाएगा, तो वीडी बराबर ए इंटू टॉ, यही चीज आई नहीं आई, हमने पहले ही आपको बता दिया था
वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बराबर त्वरण इंटू समय अंतराल होता है। तो यहां पर इस वेग परिवर्तन को यानी कि अनुगमन वेग बोले, और यहां पर टॉ, यही तो मैंने बताया था यहां पर कि ए टॉ की वृद्धि होगी। तो आपको प्रैक्टिकली भी मैंने समझा दिया ए टॉ की वृद्धि क्यों है, क्योंकि यहां पर ये तो जीरो हो गया, ये टोटल जीरो हो गया, बात बची ए और ये आपका टॉ हो गया, यानी श्रांति काल हो गया। ओके, ये आ गया, ठीक है, ये वी डी हो गया। ओके, यहां से हमारा समीकरण 3 से ए का मान देखिएगा, समीकरण 3 ये रही, ईवी अपॉन एम एल, यही था ईवी अपॉन एम एल। तो ये समीकरण 3 से यहां पे लिख देंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ए का मान रखने पर, समीकरण 3 से ए का मान रखेंगे तो वी डी बराबर, ए का मान कितना था, ईवी अपॉन एम एल। एक बार और मैं आपको दिखा दूंगा, ईवी अपॉन एम एल, और ये हो जाएगा टॉ, ये देख लीजिए आप। ए का मान कितना आया था, ए का मान ये देखिए, ये रहा, ए का मान ईवी अपॉन एम एल, ये आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां से, तो ये वी डी का मान निकल आया, इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हम यहां से क्या करेंगे देखिएगा, आपके पास में ये जो वीडी का मान है, इस वीडी के मान को समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, ये रहा समीकरण 1, यहां वीडी है तो यहां पर रखेंगे, इसमें इसमें रख देंगे हम, या यहां से समीकरण 1 से वीडी का मान निकालकर आप यहां पर रख सकते हो। आप ऐसा करो, वीडी का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे इस, ये जो वीडी का मान आया, यहां पे लिख देंगे इस वीडी का मान, वीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 थी आई बराबर ए एन ई वी डी, यही था। तो ये समीकरण 1 था, तो यहां पर मैं रख दूंगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा, इसको ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं मैं, आई बराबर ए एन ई इंटू, और ये हो जाएगा वीडी का मान, वीडी का मान कितना है, ई वी और ये टॉ, ये देखिएगा ई वी टॉ बट्टे एम एल, बट्टे एम एल, ये देखिएगा, ये हो गया ई वी और ये टॉ ऊपर आ जाएगा, नीचे एम एल नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए, इस वी को मैं इसके नीचे ले आऊं, आई के नीचे, इस वी को मैं यहां पर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी बराबर, ये कितना हो जाएगा, ए एन ई स्क्वेयर, देखिएगा ए एन, इस ई की और इस ई की मल्टीप्लाई ई स्क्वेयर हो गया, ये यहां पर टॉ आ गया। ये वाला जो वी है, ये वाला यहां पर वी था तो ये इसके नीचे चला गया, इस आई के नीचे चला गया, तो यहां पर ये चीज बची आपकी ए, ठीक है। अब अपॉन नीचे आपका एम इंटू एल बचा, ये आ गया। हमको ये नहीं चाहिए था, हमको याद हो तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था हमको करना क्या है, हमको ये करना है, क्या करना था हमको, ये देखिएगा ओम का नियम, यानी v अपॉन आई बराबर नियतांक, ये चीज हमको सिद्ध करनी थी, v अपॉन आई बराबर नियतांक हमको लेकर आना था। तो यहां पर देखिएगा हमारा अभी क्या आया है, अभी हमारा आई अपॉन वी आया है, तो हम क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे, उलटने पर, उलटने पर जब इसको उलटेंगे तो ये v अपॉन आई, देखिएगा जब हमने उलट दिया, ये मतलब उलट दिया तो इधर वाले को भी उलटना पड़ेगा, तो ये एम एल ऊपर की साइड, ये नीचे आ जाएगा, ए एन ई स्क्वेयर अपॉन टॉ, ये आ गया। तो यही है, ये देखिएगा, अब यहां पे लिख देंगे, यदि देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये आ गया, यदि मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जैसे उसका ताप, उसका दाब, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल है आदि ना बदलें तो
ना बदलें तो भैया उसमें क्या होगा, उसका जो द्रव्यमान है ना बदलें तो एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर और टॉ नियतांक होगा। ऐसा क्यों है भाई, देखिएगा इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको नहीं पता। ये देखिएगा, एम क्या बताया था, एम मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। एल क्या है, लंबाई है, चालक की लंबाई है। ए क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ई क्या है, आप जानते हो ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो है आपका श्रांति काल। अब इसमें ये चीज बताइए, आपको ऐसा कौन सी चीज है जो आप नहीं जानते। भैया ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें आप यहां से पता कर रहे हो, सारी चीजें आपके लिए कांस्टेंट हो जाएंगी जब उसकी चालक की हम क्या करें, उसका कुछ भी ना बदल रहे, ना तो उसकी चालक की लंबाई बदल रहे, ना ताप बदल रहे, कुछ भी नहीं, चीज नहीं बदल रहे, तो ये सारी चीजें, यही चीज आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसी चीज को हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहां पे लिख देंगे अतः, अतः एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर टॉ बराबर आर, इसी को हम बोलेंगे नियतांक। ये हमने क्या मान लिया, नियतांक मान लिया, यही आपका वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तब तब V अपॉन आई बराबर आर, यही चीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, नियतांक। ये नियतांक हो गई, ठीक है, ये नियतांक हो गई। या V बराबर आई आर, यही तो ओम का नियम था, यही ओम का नियम है, यही तो ओम का नियम है, यही चीज हमको पता करनी थी, तो ये रही। ठीक है, अब ये चीज आई है, इसी चीज को मैंने क्या मान लिया, नियतांक मान लिया। और यहीं से पता चलती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा, इसी चीज को नियतांक माना है हमने। तो नियतांक क्या माना है, नोट करके जरा समझने का प्रयास करेंगे, यहां से ही हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये आर बराबर, यहां पे जहां आर बराबर यानी कि एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वेयर टॉ। अब यहां से हमको पता चल रही है आर, आर का हमारा यहां से देखिएगा नंबर एक, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें क्या, लंबाई के। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी चालक की लंबाई, क्या, चालक की लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध भी अधिक होगा। पहली चीज ये, यदि किसी चालक की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, ये हमने पहले ही सिखाई थी, कल सिखाई थी, कल बताई गई थी। नोट नंबर एक हो गया। नोट नंबर दो देखिएगा, ये आर क्या है, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अधिक होने पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अधिक होने पर प्रतिरोध कम होगा। किसी चालक का यदि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, कल ही बताया था। और यहां पर देखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नीचे आ रही है, एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नंबर तीसरा क्या आ रहा है कि ये जो आर है ये व्युत्क्रमानुपाती है इसके, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी चालक में जितनी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो मतलब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने पर प्रतिरोध कम होगा। बात समझ रहे हो, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो उसमें धारा का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, तो वैसे ही बात है कि आपको प्रतिरोध कम ही लगाना पड़ेगा। ई तो आपको जानते ही कांस्टेंट है ही,
बाकी बचा ये एम, एम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ये भी कांस्टेंट है। ये टॉ क्या है, टॉ है श्रांति काल। तो जितनी उसमें ज्यादा टक्कर होंगी, ठीक है, टक्करों से क्या हो रहा है, इसका वेग बढ़ रहा है। तो ये जितना ज्यादा उसका टक्कर यानी समय अंतराल, जितना ज्यादा टक्कर जितनी कम होगी, टक्कर का मतलब क्या है, कम, यानी कि टक्करों के बीच लगा समय, टक्करों के बीच लगा समय जितना ज्यादा होगा, टक्करों के बीच लगा समय जितना ज्यादा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं कि एक यहां टकराई और यहां के बाद यहां से यहां से यहां से यहां जाके टकरा रहा है एक, तो अब इसमें ज्यादा समय हो जाएगा, ये टॉ का मान कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि टक्कर देर में हो रही है तो टॉ का मान ज्यादा ज्यादा समय लग रहा है टक्कर होने में, तो ज्यादा समय होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराए ही नहीं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे ही नहीं तो उसका प्रतिरोध और कम हो जाएगा, क्योंकि टकराने से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। तो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्कर जितनी ज्यादा होंगी तो उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और टक्करों का जो समय है जितना ज्यादा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा। बात समझ में आ गई आपको, चलिएगा, तो ये पूरी चीज समझ में आ गई, यही है। तो ये यहां से पता चल गया मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन हो चुका है। ठीक है, चलिएगा, अब आगे करेंगे, आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कल। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।